नमस्कार दोस्तों। संसद में और संसद के दोनों सदनों में वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लग गई। लेकिन अब किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, अपने फसलों की न्यूनतम मूल्य की मांग कर रहे हैं और उस मांग के साथ सबसे बड़ी बात है, उसे कानूनी जामा पहनाने की बात कर रहे हैं, लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं। क्या यह मुमकिन है? सरकार उनकी मांग पर विचार कर सकती है या एमएसपी की मांग क्या अव्यावहारिक है? या क्या अगर सरकार ने एमएसपी की मांग को मान लिया, एमएसपी मतलब एमएसपी के कानूनी गारंटी की बात कर रहा हूं, सरकार ने मान लिया और ऐसा कानून बन गया कि एमएसपी से कम पर किसानों की फसल कोई नहीं खरीद सकता, तो क्या देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी? क्या सरकारें दिवालिया हो जाएगी? उन पर इतना बोझ पड़ जाएगा, उन्हें इतनी फसलें खरीदनी पड़ेगी। 23 फसलों पर सरकार अभी एमएसपी घोषित करती है, 2-3 फसलें खरीदी जाती है, बाकी बाजार में बाजार भाव से उसकी खरीद बिक्री होती है। लेकिन क्या सरकार को ये सारी फसल खरीदनी पड़ जाएगी, जिसको लेकर कई तरह के आंकड़े हैं? कोई 9 लाख करोड़, कोई 10 लाख करोड़, कोई 11 लाख करोड़, कोई 17 लाख करोड़ बता रहा है। ऐसी तमाम चीजें अखबारों में छप रही हैं, अर्थशास्त्री लिख रहे हैं, टेलीविजन चैनलों पर लोग बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये मांग व्यवहारिक है या अव्यवहारिक है? क्या सरकार इस मांग पर विचार करके किसानों का भला कर सकती है, या किसानों का भला करने के लिए सरकार ने फैसला किया तो देश संकट में पड़ जाएगा, खाद्यान्न का संकट, महंगाई और तमाम दूसरी मुश्किलें हो जाएगी, जिसमें लोग पर्यावरण का भी जिक्र कर रहे हैं। तो इसी मामले को विस्तार से समझने के लिए, और आप भी समझें, मैं भी समझूं, हमारे साथ हैं पूर्व कृषि मंत्री, जो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में कृषि मंत्री रहे, सोमपाल शास्त्री। और सबसे बड़ी बात, 40-50 सालों से कृषि के मामलों को बहुत बारीकी से समझते रहे। कृषि से जुड़े हर मुद्दे को, चाहे उसका व्यापारिक पहलू हो, चाहे आर्थिक पहलू हो, चाहे बुआई कटाई का मामला हो, चाहे फसलों की कीमतों का मामला हो, चाहे किसानों को कम कीमतें मिल रही हैं तो कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, ऐसे मामले हो, सोमपाल जी लिखते, बोलते और जब कृषि मंत्री थे उसकी पहल करते रहे। तो मैं चाहता हूं दर्शकों को ये बात समझ में आए कि क्या ये व्यवहारिक है या अव्यवहारिक है। एमएसपी कैसे, क्या और कब, यही मैंने इस प्रोग्राम का नाम दिया है। कल भी मैंने बात की थी देवेंद्र शर्मा से, आज हमारे साथ सोमपाल जी हैं। तो सोमपाल जी, शुरुआत सिर्फ आपसे। मकसद यही है कि दर्शक समझें, चूंकि बहुत कंफ्यूजिंग आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत तरह के कंट्राडिक्टरी विचार आ रहे हैं, उस विचार में ये डराने वाली चीजें भी, नैरेटिव भी आ रहा है कि अगर एमएसपी की मांग मान ली तो देश दिवालिया, सरकारें दिवालिया, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, दिवालिया हो जाएगी, अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ जाएगा। तो ये नामुमकिन सी चीज है जो नहीं होना चाहिए। आज भी एक लेख छपा है अखबार में, दैनिक जागरण में, भरत झुनझुनवाला ने लिखा है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने से या बढ़ाने से भले ही कुछ किसानों की आय बढ़ेगी, लेकिन पर्यावरण और समग्र अर्थव्यवस्था के हित में ये फैसला नहीं है। ऐसे बहुत सारे तर्क और ऐसी दलीलें दी जा रही। तो आपसे शुरू करते हैं सर। पहला सवाल यही है कि क्या एमएसपी की लीगल गारंटी देना मुमकिन है तो कैसे है, या नहीं मुमकिन है तो क्यों है, आप बताइए। अजीत जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने चुना। इसके लिए तो मैं आपको हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बिल्कुल एकदम ये जो विषय है समीचीन है, करंट टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल देश के सामने खड़ा हुआ है। ये जो बात आपने कही है कि व्यवहारिक है, और कुछ लोग बड़ा डरावना इसका परिदृश्य उपस्थित करते हैं कि अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा, पर्यावरण का सत्यानाश हो जाएगा और सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों में ऐसा करना संभव है ही नहीं। ये केवल, माफ कीजिए, मैं उन मित्रों से भी क्षमा चाहता हूं जो अपने आप को इस विषय का विशेषज्ञ बताते हैं और जिन्हें मीडिया भी, खास तौर से अच्छे अच्छे समाचार पत्र और पत्रिकाएं अपना स्थान देती हैं, उनसे भी क्षमा मांगते हुए इसके ऊपर टिप्पणी केवल दो प्रकार के व्यक्ति कर रहे हैं। एक तो वे व्यक्ति जिनको अर्थव्यवस्था का
जो पाश्चात्य मॉडल है, जिसको बाजार आधारित मॉडल कहा जाता है, मार्केट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ इकोनॉमी, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने खेती का कै खै गै नहीं देखा। जिसमें एक नाम आज आपने लिया है, मेरे वो बहुत अच्छे मित्र हैं, सदाशयता से लिखते हैं, परंतु खेती का कोई उनको अनुभव हो भरत जी को, ऐसा मुझे तो ज्ञान नहीं, और यदि होता तो वैसी बात नहीं लिखते। तो एक तो वे व्यक्ति लिखते हैं जिनको खेती का ज्ञान नहीं है, दूसरे वे व्यक्ति लिखते हैं जो किसी और नीति से प्रभावित हैं और वास्तव में उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की वह समझ नहीं है जो ऐसे अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से अपेक्षा की जाती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? अर्थव्यवस्था का जो मूल है और आर्थिक प्रगति का जो मूल है, वह है कौन? वह तो आम नागरिक है। तो यदि आप इस दृष्टि से देखें तो चाहे अर्थव्यवस्था की प्रगति में और उसकी आय में योगदान का हिसाब देख लें, या उसके उपभोक्ता के रूप में देख लें, या जो आप समता मूलक और समावेशी प्रगति की बात करते हैं, आर्थिक प्रगति की, जिसको हमने 10वीं योजना का टाइटल भी बनाया था, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी ग्रोथ, तो उसमें कितना बड़ा समुदाय है जिसका खेती से संबंध है। तो 4-5 आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि आज भी कृषि का योगदान 17-18% है। निर्यात में आज भी 11 से और 14% के बीच कृषि का योगदान रहता है। अगर रोजगार की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण मानक है अर्थव्यवस्था के घटकों के महत्व की दृष्टि से, तो 46% के करीब लोग सीधे सीधे आज भी खेती में रोजगार पाते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 60% के करीब भारत की जनसंख्या आज भी खेती के ऊपर निर्भर करती है। एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जितने सैनिक और अर्धसैनिक बल हैं, चाहे वो पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या मिलिट्री हो, उसका 90% जो पैदल सेना है, जो सीधे सीधे जाकर आंतरिक सुरक्षा और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करती है, उसका 90% ग्रामीण क्षेत्रों से आता है, जिनका सीधा संबंध खेती और खेतीहर परिवारों से है। और एक और बात बताऊं बहुत महत्वपूर्ण, कि हमने ये 10वीं योजना के दस्तावेज में लिखा भी था और अभी भी मैंने इन आंकड़ों की पुष्टि की है कि औद्योगिक उत्पादों की, जिन्हें विनिर्मित उत्पाद कहा जाता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उनकी और सेवा के क्षेत्र की 46% मांग ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। यदि वहां क्रय शक्ति पर्याप्त नहीं होगी तो न आपका उद्योग जो है वो प्रगति कर पाएगा, न सेवा के क्षेत्र में प्रगति होगी। उसका नमूना पिछले हम 2 वर्षों से देख रहे हैं। बल्कि एक बात कहें तो 2008 में जब अमेरिका में मंदी शुरू हुई थी, तब से अब तक पूरा विश्व समाज मांग का अभाव अनुभव कर रहा है, और मांग यदि नहीं होगी तो आप कुछ भी उत्पादित कर लें, उसको खरीदने वाला नहीं होगा। तो ये मैंने आंकड़े आपको इसलिए बताए हैं कि कृषि का महत्व हमारी अर्थव्यवस्था में आज भी कहीं अधिक है उन देशों की अपेक्षा जिनके मॉडलों का अनुसरण करने का पाठ हमें विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। और ये जो तथाकथित विशेषज्ञ हैं, अर्थ विशेषज्ञ, वो भी इस बात को कहते हैं। अमेरिका में केवल 1.5 या 2% लोग खेती करते हैं। यूरोप के सारे देशों में 5 से लेकर 8% लोग खेती करते हैं। इसलिए कृषि का महत्व यदि कोई कम करके आंकता है, दोनों दृष्टि से, मांग की दृष्टि से भी और अर्थव्यवस्था में योगदान की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी, तो उसकी पूरी अवधारणा मूलतः गलत है। बेसिकली दे आर ऑन ए रॉन्ग फुटिंग। ये मेरा आपको कहना है। अब आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या एमएसपी होना चाहिए कि नहीं, उसकी आवश्यकता है कि नहीं। मैं आपको ये आवश्यकता से ज्यादा कि ये मुमकिन है कि नहीं। आवश्यकता तो हम भी समझेंगे कि 1975 अगर गेहूं है तो उतने में बिकना चाहिए। मुमकिन है कि नहीं, और वो कैसे, वो जरा समझाइए। निश्चित रूप से मुमकिन है, और इसलिए ये जो वितंडा उठाया जाता है कि सरकार का दिवाला निकल जाएगा,
ये इस बात को लेकर उठाया जाता है कि अनुमान लगाया गया, जैसा आपने अभी कहा, कोई 5, कोई 9, कोई 10, कोई 11। एक आंकड़ा हमारे सामने औपचारिक रूप से आया था जब किसी ने संसद में कहा था पिछले किसी सत्र में कि 17 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कृषि जितने भी उत्पादन करता है वो सारी आवश्यक जिनसे होती है। कृषि किसी भी ऐसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता जिसके बगैर व्यक्ति का काम चल जाए। विलासिता की और आराम की तो बहुत सी वस्तुएं ऐसी जिनके बगैर मनुष्य का जीवन चल सकता है, पर खेती के किसी उत्पाद के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। न भूखमरी मिट सकती, न कुपोषण मिट सकता और न गरीबी मिट सकती। तो वे जिन चीजें सरकार खरीदेगी वे सारी चीजें बाजार में फिर भी बिकेंगी। मैं आपसे सीधा देसी भाषा में सवाल करता हूं, आम भाषा में, कि दाल की मिलों को अगर दाल बनाना है तो वो दाल के लिए अरहर का, मूंग का, उड़द का, इन दालों का की खरीद करेगा, चाहे वो बाजार से सीधे करे या मंडी से करे। चावल खरीदा जाएगा, गेहूं खरीदा जाएगा, आटा और मैदा की मिल बंद नहीं होंगी, दलिया और फूड प्रोसेसिंग की मिल और फैक्ट्री बंद नहीं होंगी। तो सरकार यदि खरीद करती है तो वो ऐसा सामान, ऐसी सामग्री खरीदेगी जिसको बाजार में खरीदना व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक रहेगा। वे ऐसा सामान नहीं खरीदेंगे कि उसको लेकर कहीं समुद्र में डबो दें या जमीन में उनको गलाकर डालना पड़े। तो सरकार उसको खरीद कर अगर बिक्री कर सकती है तो वो सारा पैसा उसका रिकवर हो जाएगा, उसके पास वापस आ जाएगा। उसका भी एक मैकेनिज्म है, आप चाहें तो मैं वह भी बता सकता हूं। मैं इसमें बीच में एक सवाल के साथ, ताकि वही जी आप बताइए लेकिन जी थोड़ा दर्शकों को समझ में आए। जैसे आपने कहा सरकार खरीद कर सकती है, एक आंकड़ा जो 17 लाख करोड़ का है, मैं ये बताऊं कि आंकड़ा मीडिया में तब आया था जब अमित शाह ने किसानों से, चंद किसान नेता, 9 या 10 किसान नेताओं से अमित शाह ने बात की थी, 2-3 दौर जी की वार्ता फेल होने के बाद, और वहीं जी से खबर आई कि अमित शाह ने कहा कि हम नहीं कर सकते, इससे 17 लाख करोड़ का सरकार पर बोझ आएगा अगर हम खरीदेंगे। अभी जो एमएसपी की स्थिति है दर्शकों को बता दूं, 23 फसलों पर एमएसपी घोषित होती है, जिसमें गेहूं, धान, बाजरा, ज्वार, चना, मूंग, उड़द, मसूर, सोयाबीन, सरसों समेत 4 कमर्शियल क्रॉप है, गन्ना, कॉटन और जूट और ये सब। अब बात आती है जो सोमपाल जी कह रहे और कुछ और लोग कह रहे कि सरकार क्या पूरा एमएसपी पर खरीद के, जैसे अभी खरीदारी करती है लेकिन वो एफसीआई के जरिए पीडीएस में जाता है, या जो अभी प्रधानमंत्री योजना है कोरोना में उसमें अनाज वितरण होता है, क्या सरकार मतलब जो विकल्प है उसमें क्या ये विकल्प है कि सरकार सारी फसलें खरीदे फिर उसके बेचने का इंतजाम करे, सप्लाई चेन बनाए, या बीच में ऐड कर दे रहा हूं सोमपाल जी, आप विस्तार से बता दीजिए, या कुछ लोग कह रहे जो समर्थक है एमएसपी पर लीगल गारंटी के, कि जो बीच की का जो गैप है, डेफिसिट है, जिसको एमपी ने कुछ ट्राई किया भावांतर के नाम से, वो सरकार दे, रास्ता क्या है? अब आप बताइए। देखिए, भावांतर तो भ्रष्टाचार को जन्म देता है। मैंने इसका विरोध किया था मध्य प्रदेश में, मैं वहां का उपाध्यक्ष रहा हूं योजना आयोग का। भावांतर में तो गलत सौदे कर दिए जाएंगे और व्यापारी और बेईमान लोग मिलकर उसको पैसा ले लेंगे। सीधा सीधा एक निदान है और जो व्यावहारिक है, आज नहीं, इसका सुझाव भानु प्रताप कमेटी के माध्यम से 1990 में 7 जुलाई को वह रिपोर्ट औपचारिक रूप से सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, और उसमें चौधरी देवीलाल जी कृषि मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उस समय ये कहा गया था कि देश में नियमित मंडियों की संख्या 7,000 के करीब है, जबकि आवश्यकता है देश में करीब 43,000 मंडियों की। तो यदि वे नियमित मंडियां पूरे देश में उनका जाल फैला दिया जाए और वहां ये निश्चित कर दिया जाए कि जब वहां कोई भी कृषि की सामग्री बिकने आएगी वो उसकी बोली इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से शुरू होगी, और यदि कोई व्यापारी उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अथवा उससे ऊपर 10, 20, 50, 100 रुपया खरीदना चाहता है तो सरकार उसको खरीदने देगी। जो बचेगा उसे सरकार अपने यहाँ रखेगी, जिसे राशन आदि की व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि यह सुनिश्चित कर दिया जाए तो कुछ सामग्री तो सीधे खरीदी जाएगी, कुछ सरकारी गोदाम में जाएगी। उसके ऊपर यह कहा जाता है कि जो सरकारी गोदाम में जाएगी उसको कौन खरीदेगा। पर मैं आपको दोबारा अपना वही सुझाव दोहराना चाहता हूं कि दाल मिलें,
तिलहन के से तेल निकालने वाली मिलें, मैदा, आटा और दलिया की और खाद्य प्रसंस्करण की जो फैक्ट्रियां हैं वो उस सामान को खरीदेंगी, और सरकार उसके लिए एक मैकेनिज्म ये बना सकती है कि यदि मंडी स्थल से नहीं खरीदा किसी ने और सरकार को खरीद करनी पड़ी, तो उसके प्रत्येक अगले माह में 1.5 या 2% दाम उसका बढ़ाकर उसके निर्गत दाम यानी इशू प्राइस डिसाइड की जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर 2,000 रुपए गेहूं का भाव है, तो अगर 1 महीने के बाद कोई व्यापारी वहां से दाल मिल वाला या मैदा मिल वाला खरीदता है, तो वो 2,300 रुपए में मिलेगी, उसके अगले महीने 2,500 में मिलेगी, उसके अगले महीने 2,700 में मिलेगी, उसके महीने 28। तो इस तरह से ग्रेडेड प्राइस बना सकते हैं। और आजकल डिजिटल ट्रांसफर के कारण वो तारीख सुनिश्चित की जा सकती है, उसको सारे डिजिटल मीडिया और अखबारों में छापा जा सकता है, जिससे पारदर्शी रूप से उसको प्रभावी बना दिया जाए, उसमें कोई बेईमानी की गुंजाइश नहीं रहेगी। और सरकार का न केवल पूरा पैसा, बल्कि कभी कभी तो हो सकता है अधिक पैसा वापस आ जाए, पर कम से कम पूरा पैसा वापस आ जाएगा। और यदि बहुत घाटा थोड़ा बहुत उठाना भी पड़ा, तो वो अधिक से अधिक मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1,00,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष होगा, जो इतने बड़े देश और इतने बड़े समुदाय के हित के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। मैं यह भी आपको सूचना दे दूं कि इसी आशय का एक पत्र, एक पेपर नीति आयोग ने बनाया है। वहां जो अर्थशास्त्री हैं, कृषि अर्थशास्त्री श्री रमेश चंद, उन्होंने मेरी सूचना के अनुसार, मैंने देखा नहीं है पर मेरे सूत्रों के अनुसार, एक उन्होंने बनाकर इसका लेख सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसमें भी यही आंकड़ा आया है कि 50,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ रुपया अधिक से अधिक। मैं तो कहता हूं वह भी नहीं होगा यदि सरकार की सदाशयता हो और उसको ठीक कुशलता के साथ इसको क्रियान्वित कर दिया जाए। इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई व्यवहारिकता में इसकी त्रुटि नहीं। लेकिन ये बताइए सोमपाल जी, फिर तो आप कह रहे हैं कि सरकार को खरीदना चाहिए, और सरकार अगर फिर उसके लिए सरकार को फूड चेन बनाना होगा, फिर उसके लिए सरकार को पूरी सप्लाई चेन, स्टोरेज, और उसके बाद वो नेगोशिएशन और इतनी फसलों के बेचने के इंतजाम, तो एक तरह से सरकार इस ट्रेडिंग के जाल में नहीं फंसेगी? आपने मेरी बात को, मैं माफ कीजिए अजीत जी, समझा नहीं ठीक से। जी जी, ये तो आपने, इसका मतलब मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं है। हो सकता है जी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि कोई जाल नहीं होगा, ये सब आवश्यक जिनसे हैं, देश का पेट भरना होगा, सब मजबूरी में खरीदेंगे। दाल मिल वाले दालों के मिल चलाएंगे, मैदा मिल वाला मैदा मिल चलाएगा, आटे वाला आटे का मिल चलाएगा, तिलहन वाला तेल का मिल चलाएगा। कहां से लाएंगे वो? उनको खरीदना ही पड़ेगा, और उनके लिए आसानी है, बजाय वो अपने गोदाम में रखने के। और उनको ये चॉइस रहेगी, उनके पास विकल्प रहेगा, चाहे वो नियमित सरकारी मंडी से खरीद लें या सरकार के गोदाम में जाने के उपरांत खरीद लें। और सरकार गोदामों के निर्माण में, उनके रखरखाव में, और जिंसों का जो बोरी में भरना या साइलों में डालना, उसके खर्च को जोड़कर उसकी हर महीने एक दाम बढ़ाकर सार्वजनिक रूप से घोषित कर दे। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और एक दाना भी सरकार के पास नहीं बचेगा। और दूसरी बात, एक और, ये कहा जाता है कि धान और गेहूं यही ज्यादा पैदा कर रहे हैं और इससे पानी का ज्यादा उपयोग हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तीसरी इसी तरह की फसल गन्ने की जोड़ी जाती है। पर मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि ये क्यों हो रहा है उत्पादन ज्यादा। और दूसरी तरफ एक और असंतुलन है कि तिलहन यानी खाद्य तेल आज भी देश बड़ी भारी मात्रा में आयात कर रहा है, और उससे हमारे आयात के ऊपर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यय होती है। साथ ही दालें हमें आयात करनी पड़ रही हैं, जबकि भारत के किसान के पास ये कुशलता और ये क्षमता भरपूर है कि अपने देश की आवश्यकताओं के लिए न केवल वह भरपूर पैदावार कर सकता है, बल्कि निर्यात कर सकता है। इसमें भी सरकार की त्रुटिपूर्ण नीति का ये परिणाम है। जैसे आपने खुद कहा कि वे केवल खरीद करते ही धान की और गेहूं की हैं, सरसों के और दूसरे तिलहनों के और दालों के दाम तो घोषित कर देते हैं, परंतु उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इसलिए किसान मजबूर होकर जिस चीज का
दाम उसको गारंटीड मिल जाएगा, वही पैदा करता है। यदि ज्यादा सरकार फसल वही करेगा। हाँ, समर्थन मूल्य 23 के 23 चीजों के सुनिश्चित कर दे तो फसलों के उत्पादन का ये स्वरूप स्वतः ठीक हो जाएगा। इसको, ये जो इम्बैलेंस है, ये जो असंतुलन है, ये स्वतः करेक्ट हो जाएगा। ये सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों का परिणाम है, किसान की गलती नहीं है। दिल्ली के एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे हुए आईएएस ऑफिसर, माफ कीजिए, और ये जो तथाकथित हार्वर्ड और बॉस्टन और इंग्लैंड के पढ़े हुए अर्थशास्त्री, जिन्होंने खेती में जाकर देखा नहीं है, वो यहाँ बैठकर इन कमरों में ये नीतियां बनाते हैं। मैं दावे के साथ कहने को तैयार हूं, शपथ पत्र पर लिख कर दे दूंगा कि ये सब व्यवहारिक है, सरकार को कोई घाटा नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा। एक ही शर्त है कि उनकी नीयत होनी चाहिए इसको समझने की और इसको ईमानदारी से क्रियान्वित करने की। आप कहिए तो मैं 1 घंटे में सारा चार्टर लिख कर दे सकता हूँ। नहीं, अब एक सवाल बीच जी। में कि अगर ये व्यवहारिक है और हो सकता है जैसे आप बता रहे हैं, तो अब तक की किसी सरकार ने 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, यहां तक कि वाजपेयी सरकार में आप भी कृषि मंत्री थे, जी। 6 साल वाजपेयी की भी सरकार रही, फिर मनमोहन सिंह की, फिर ये 7 साल, तो ये जी। किसी सरकार ने ये करने की कोशिश क्यों नहीं की? इस सरकार में तो सिर्फ नारे लग ही रहे हैं, संसद से लेकर लाल किले तक एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। लेकिन हम सब जानते हैं 1975 का गेहूं 1200-1400 में यूपी बिहार में बिकता है, और बाकी फसलों का तो 18-19 फसलों का क्या रेट है सबको अंदाजा है बाजार। तो क्यों नहीं हुआ सोमपाल जी? मैं तो कह रहा हूं कि इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही, और मैं ये आरोप स्वयं भी स्वीकार करता हूं। पर मैं एक आपको अपनी सीमा बता देता हूं। एक तो यह कि मैं जिस सरकार में था, मेरा अधिकार बहुत छोटा था, मैं कृषि राज्य मंत्री था केवल। उसके बावजूद 4 हमने ऐतिहासिक चीजें की, वैसे तो बहुत की। बीमा योजना मेरे समय में बनी। दूसरे, न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का 460 से 550 किया, जो पूरे इतिहास में कभी नहीं हो पाया था। तीसरे, हमने मिल्क और मिल्क प्रोसेसिंग, जिसके ऊपर लाइसेंस लगा रखा था, नियंत्रण, उसको हमने लाइसेंस प्रणाली से मुक्त किया, और चीनी मिलों की लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया, क्षेत्र की सीमा रखकर। इतना कम समय था। आगामी वर्ष में यदि मैं रहता तो मेरी ये योजना थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं पूरे तर्क के साथ ये गणित और ये पूरी व्यवस्था का मैकेनिज्म माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष रखता तो वो मेरी बात मान लेते। परंतु जैसा होता है, मैं तो अगला चुनाव हार गया, बाहर चला गया, योजना आयोग में रहा। वहां के सारे आप दस्तावेज देख लीजिए, 10वीं योजना का दस्तावेज जिसमें मेरा योगदान, उसमें हमने इसको बार बार कहा, पर मेरे जो बाद में आने वाले लोग थे, उन्होंने इस बात को उसके आगे नहीं बढ़ाया। कृषि मंत्रालय ने ही उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो ये सरकारों की खामियां रही हैं, जिसमें मैं भी रहा हूं। मैं अपना अपराध आपसे स्वीकार करता हूं नहीं, मैं कि व्यक्तिगत आपको नहीं कह रहा था सोमपाल जी, आप नहीं तो नहीं, कम पर से कम। मैं तो खुद कर रहा हूं, आप नहीं कह रहे, मैं तो खुद कह रहा हूं ये बात। तो परंतु अब ये बात मन में आती है, समय कम था। हाँ, अब बात आती है कि जी। मान लीजिए ये किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से सरकार से जो जितनी बैठकें थी 11 बार, हर बातचीत में कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने 2011 में रिपोर्ट बनाई और मुख्यमंत्रियों की एक समिति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी और मांग की कि कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। अब उसके बाद सरकार ये कहती है कि किसानों की आमदनी हम दोगुनी करना चाहते हैं 2022 तक। उस बात को, उस वादे को 5 साल बीत गए, 2022 आ रहा। तो जुबानी जमा खर्च सब है। फिर ये अगर ये आपके हिसाब से हो सकता है तो क्यों नहीं हो पा रहा है? मैंने कहा ना कि सभी सरकारों का प्राय, और इस सरकार का विशेष तौर से, खेती किसानी की अर्थव्यवस्था को समझने में न तो इनकी रुचि है, न इनके पास समय है, न उसका इनको उचित ज्ञान है। केवल दिखावे के लिए, नारे के लिए बहुत चीजें कही हैं। जहां तक नारों का और दावों का सवाल है, आपने अभी दोगुनी आय करने की बात कही। 1900 न 2016 में ये बात कही गई कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मुझे खूब याद है, मेरे जैसे कुछ जानकारों ने उसके ऊपर ये सवाल उठाना शुरू किया कि इसकी अवधि
बताइए कितने समय तक करेंगे? 5 साल में करेंगे, 10 में करेंगे, 20 में करेंगे? तब फिर उत्तर आना शुरू हुआ कि हम 2022 तक करेंगे। परंतु सरकारी आंकड़े जो हाल में प्रकाशित हुए, 3 आधिकारिक सरकारी आंकड़े, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, आधिकारिक सरकारी आंकड़े, ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। एक तो सीएसीपी का, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का, कृषि लागत और मूल्य आयोग का, दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे का, तीसरा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो केंद्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है, उसका सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। तीनों चारों में ये बात आई है निकलकर कि 2013-14 जो अंतिम वर्ष था यूपीए की सरकार का, उसके मुकाबले में 19-20 के वर्ष तक, ये वर्ष उसमें सम्मिलित नहीं है, किसान की आमदनी वास्तविक अर्थों में, रियल इनकम जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, 35 से 42% घटी है। और सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ने तो ये कहा है कि किसान का औसत परिवार 10,400 रुपए की आय के ऊपर गुजारा करता है, और ये तो औसत है, यानी बड़ी आय वाले और छोटी वालों का औसत। अगर आप 50% या बल्कि एक तरह से 86% 4 हेक्टेयर तक के जो किसान हैं उनकी आय देखें तो शायद 4-5 हजार रुपए महीना के ऊपर वे गुजर करते हैं। आप सोच सकते हैं कि आज की तारीख में जब 1200 रुपया गांव में घर के बिजली का बिल, 2400 रुपया कम से कम 2400 ट्यूबवेल का बिल, 1000 रुपया गैस का सिलेंडर, तो 5000 तो मैंने आपको गिनवा दिए। कहां से वे कपड़े खरीदेंगे, कहां से वे दूध खरीदेंगे, कहां से बच्चों की फीस देंगे, कहां से दवा खरीदेंगे? तो यह स्थिति सरकारी आंकड़ों की है, किसको बहकाना चाहते हैं? और दूसरे और वायदे आपको याद करा दूं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जिसमें C2 के ऊपर 50% जोड़कर बात कही थी, उसको नहीं क्रियान्वित किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया कि ये संभव नहीं है। 2018 में फिर दावा कर दिया कि हमने इसको लागू कर दिया, जबकि वो A2+FL के ऊपर 50% जोड़ा था। इसी तरह गन्ने के भाव के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं 2017 के चुनाव अभियान में उत्तर प्रदेश में ये कहकर आए थे कि 400 रुपए भाव होना चाहिए, कहीं कहीं 450 का। ये भी कहा उधर शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश सरकार का, उधर गन्ने का भुगतान। आप आश्चर्य करेंगे 2016 में 8,000 करोड़ बकाया था यूपी में मिलों का, 2017 में वह रकम 10,000 हो गई, 18 में 19,000 करोड़ हो गई, 19 में फिर 13,000 करोड़ हुई 19-20 में, और इस वर्ष अभी तक 5,600 करोड़ रुपया बाकी पड़ा है। तो वादों की बात तो एक थोड़ा ही है, कितनी बातें हैं। ऐसे ही डीजल के दाम के विषय में कहा 30 रुपए में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कितनी बार कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज कहाँ डीजल चला गया, कहाँ खाद चला गया, कहाँ दवाएं चली गई, कहाँ बीज चला गया, कहाँ दूसरी चीजों की। आखिरकार किसान उत्पादक ही नहीं, वह उपभोक्ता भी तो है। उसके दोनों आय का स्रोत और उसके व्यय का स्रोत, उसको भी तो संतुलन की आवश्यकता है कि नहीं है? तो ये सारे सवाल खड़े हैं। अब एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि ये मुमकिन है और आपने कुछ दलीलें दी, लेकिन जैसे जो अर्थशास्त्री कुछ हैं और कुछ कृषि से जुड़े लोग जो लिखते पढ़ते रहे, अब जैसे कल भी मैंने पूछा था देवेंद्र शर्मा से, अनिल घनवत जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया उसके सदस्य हैं, अब उस पैनल का ही कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कुछ रिपोर्ट सौंपी होगी, हालांकि अब कानून वापस हो गया। लेकिन उनके हवाले से परसों मैं देख रहा था किसी वेबसाइट पर, ये था कि सरकार दिवालिया होगी, देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा, और सरकार अगर इस मामले में आई और एमएसपी की गारंटी के हिसाब से खरीदने की बात हुई तो सरकार के पास विकास के किसी काम के लिए पैसे नहीं होंगे, एक ये। और दूसरी बात कि किसानों की ये बात मांग ली गई तो कल को फल सब्जी की भी न्यूनतम गारंटी का कानून मांगेंगे, इसलिए ये इस पर कोई फैसला ऐसा कानूनी तौर पर नहीं होना चाहिए। ऐसा और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि डिजास्टर होगा, तो ये भी जरा बताइए कि ये प्रवृत्ति क्यों आई, क्यों ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? देखिए, मैंने आपको ये बात पहले कह दी है, दोबारा दोहराना चाहता हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले 3 ही प्रकार के लोग हैं। एक तो वे लोग हैं जिन्होंने खेती को बिल्कुल देखा नहीं है और वो निरानिरी किताबी अर्थशास्त्री हैं, पाश्चात्य अर्थशास्त्र के मॉडल से प्रणीत उनकी नीतियां हैं।
दूसरे वे लोग हैं जिन्हें किसी कारण से सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना है और बिना बात का वितंडा और हव्वा खड़ा करना है। एक आपने इस बीच में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त उस समिति का नाम लिया जिसमें हमारे मित्र श्री घनवत जी भी सदस्य हैं। यहां आकर तो न्यायपालिका के नियत के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक समिति नियुक्त करता है और आप ध्यान करिए मेरी बात का, उन्हें ये समय सीमा देता है कि वो 2 माह के अंदर अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें, और वे रिपोर्ट आ भी गई 2 महीने में, आज तक उस रिपोर्ट का खुलासा क्यों नहीं किया गया? ये सवाल तो न्यायपालिका के भी सामने खड़ा होता है, सरकार के सामने भी खड़ा होता है और माननीय श्री अनिल घनवत जी के सामने भी खड़ा होता है कि वह रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं हुई, उसमें तथ्य क्या थे, उनकी संस्तुतियां क्या थी, वह अलग सवाल है। तो इस तरह से हर एक चीज को फौरी किसी क्राइसिस को, एक ऐसी स्थिति को उसके ऊपर पानी डालकर बुझाकर फिर बैठ जाना, उसका स्थायी निदान नहीं ढूंढना, ये सरकारों की प्रवृत्तियां हैं और वर्तमान सरकार की तो सबसे अधिक है कि जब कोई क्राइसिस खड़ा होता है, कोई झंझट खड़ा हो गया, उसको किसी न किसी तरह राजनीतिक और दूसरे प्रचार तंत्र से और इस तरह का हवा दिखाकर समाप्त कर दें, या तो वो अपने आप मर जाएगा। आंदोलन के विषय में भी तो इनकी यही प्रतीक्षा रही कि कब तक बैठे रहेंगे किसान, चले जाएंगे उठ उठाकर अपने आप। जब इस बार नहीं हुआ तब इनको आकर वो वापस करना पड़ा और अकस्मात उसको वापस कर दिया, उसका निदान आज भी नहीं दिया। और मेरा तो ये, मैं आपसे बाद में दोबारा कहना चाहता हूं, आपने मेरा परसों लेख भी पढ़ा, आपने कहा हिंदुस्तान में कि मैं इस मामले में जो कृषक समुदाय है और जो कृषकों के संगठन है उनसे भी ये सवाल करता रहा हूं कि आप लोग खाली कानून वापसी की बात मत करिए, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को सुनिश्चित करवा लीजिए, उसके बाद कानून रहते हैं अथवा नहीं रहते इनका कोई अर्थ ही नहीं रहता। एक बात आपने और उठाई है कि सब्जी और फलों की मांग होगी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, वह मांग होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर रहा हूं और इसका एक व्यावहारिक मॉडल जो क्रियान्वित किया जा रहा है वो केरल सरकार ने करके दिखा दिया। उसमें केवल सरकार को ये करना है कि जब मैंने आपसे कहा कि 43,000 मंडियां होंगी, जब उन मंडियों के अंदर सब्जी और फल जाए तो हमारे पास इतने विश्वविद्यालय और इतने संस्थान हैं कि सब सब्जियों और फलों की लागत का आकलन करके वहां बोली वहां से खुले। जैसे उदाहरण के तौर पर 2016-17 में मैंने अपने खेत पर हिसाब लगाया कि बैंगन, मिर्च, आलू और प्याज, इन फसलों का 7 रुपया प्रति किलो तो लागत आती है शुद्ध किसान के लिए। तो यदि उसे 10 रुपया नहीं मिलेगा, 30 रुपया भी उसका ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा, तो वह उनको क्यों उगाएगा? तो सरकार को केवल ये सुनिश्चित करना है कि जो नियमित मंडी है वहां वो बोली 10 रुपए से या 12 रुपए से खुले। और जहां तक महंगाई का सवाल है, वो तो आप जानते हैं, अभी भी टमाटर चाहे 10 रुपए बिके बाजार में तो 40, 45, 30 से कम कभी मिलता ही नहीं है। उपभोक्ता को तो फिर भी दाम ज्यादा ही देने पड़ते हैं। यही दालों की अवस्था है, यही तिलहन की अवस्था है, यही चावल की अवस्था है। दाम कम भी हो गए, चावल का दाम तो नहीं घटा। तो इन सब चीजों को निश्चित किया जा सकता है और उपभोक्ता मूल्य को नियंत्रित करने के लिए मैंने माननीय मनमोहन सिंह जी को 2012 में लिखित सुझाव दिया था। जब वे प्रधानमंत्री थे उन्होंने बुलाया, दाल के दाम 120, 140 हो गए थे अरहर के, किसान को 43 मिलता था। तो मैंने कहा था आप एक प्राइस बैंड पॉलिसी बनाइए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को दे रहे हैं उसका 1.5 गुने से ज्यादा दाल का दाम बाजार में नहीं होना चाहिए। और ये व्यावहारिक है, आप अखबार में छाप दीजिए, सबको दुकान के ऊपर अपने बोर्ड के ऊपर फट्टी लगा कर रखनी पड़ेगी कि अगर अरहर की दाल आज उन्होंने किसान से 50 में खरीदी है तो वो 80 रुपए से ऊपर नहीं बिकेगी। 10% खर्च आता है दाल बनाने में, पर आप उसका इन्वेस्टमेंट भी देख लें, भंडारण भी देख लें, पैकिंग भी देख लें, तो 50, 60, 70, 80, 100% मुनाफा कर दीजिए, 50 का 100 कर दीजिए, परंतु वो 200 रुपए, 150 रुपया कैसे चली जाती है? तब तो सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती, पर करना नहीं चाहते क्योंकि जो सरकारी तंत्र है, पहले इन्होंने फूड जोन्स बना रखे थे, आपके याद होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न जाने को स्मगलिंग माना जाता था।
और सिविल सप्लाई के अधिकारी और पुलिस अधिकारी और चुंगी अधिकारी रिश्वत लेकर भेजते थे, कहीं रुका नहीं। मैं था जब कृषि की परामर्शदात्री समिति में, तो दिल्ली में गेहूं बिक रहा था 4 रुपए 60 पैसे, बंबई देखा तो हमने 11.5 रुपए बिक रहा था। हमने व्यापारियों से पूछा, उन्होंने कहा कि जितने भी नाके आते हैं पंजाब से यहाँ तक, सबके ऊपर हमें सिविल सप्लाई, पुलिस अफसरों और चुंगी वालों को पैसा देना पड़ता है, हम कहाँ से लाएं? तो वो तो फिर अपना निकालेंगे। तो इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करिए ना। अब सोमपाल जी, सही आपने कहा व्यवस्था का सवाल। फिर मैं एक जिक्र करूंगा वही भरत झुनझुनवाला का, जो कि आज ही लिखा है, और इस लाइन पर भी बहुत सारे लोग लगातार लिखते रहे एक साल में किसान आंदोलन के दौरान, कि जैसे वो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो प्रावधान है उसको ही हटाने का जिक्र करते हुए कुछ चीजें लिखी है। आपने केरल का चूंकि जिक्र किया, आज ही ये छपा है, उन्होंने कहा है कि बिना समर्थन मूल्य के किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए ऊंचे दाम वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाए, जैसे केरल में काली मिर्च, कर्नाटक में रेशम, सुपारी पर जोर है, बिहार में पान की खेती होती है, महाराष्ट्र यूपी में आम से आमदनी होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में उच्च कीमत की फसलों का उत्पादन होता है वहां समर्थन मूल्य की मांग नहीं होती है, क्योंकि उन्हें फसलों से पर्याप्त आय होती है। इसलिए उनकी अपनी दलील है। इसलिए इस नीति को आगे बढ़ाने में पहली बाधा है कि सरकार को उस तरह से समर्थन मूल्य की समाप्ति करके ऊंची कीमत वाली फसलों के लिए लोगों को मोटिवेट करे। हालांकि उन्होंने एक बात ये भी कही है, इसका उत्तर सुन लीजिए। नकदी हस्तांतरण योजना भी की जाए जिसमें जरूरतमंद किसानों को 50,000 रुपए वार्षिक दे दें, और ये वो, तो ये इस तरह के भी फॉर्मूले को मेरे दिमाग से निकल जाएगी बात जी। जिनको ये उच्च मूल्य की वस्तुएं कहते हैं, उनका ये बताएं कि उनकी कमी है क्या भारत में? काली मिर्च के ऊपर तो कोई ब्लैक नहीं होता, आम के ऊपर ब्लैक नहीं होता, रेशम के ऊपर ब्लैक नहीं होता। अब यूं तो कपास की भी कमी है, पर जब कपास का उत्पादन भारतीय किसान ज्यादा कर देता है तो उसका दाम गिर जाता है, और जब कम होता है तो हम बाहर से आयात कर लेते हैं और कपास जो है वो महंगी बिकने लगती है। अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत भरत जी झुनझुनवाला महाराज कैसे भूल गए कि जिस दिन आप इन चीजों का आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर देंगे तो ये ऊंचे दाम की नहीं रहेंगी, कम की हो जाएगी। बेहुदा तर्क है ये, माफ कीजिए मेरे मित्र हैं, मैं बड़ा भद्दा शब्द यूज कर रहा हूं। बिल्कुल। जिस दिन इनकी उत्पादन बढ़ जाएगा, इनको भी खरीदने वाला नहीं मिलेगा कोई। भाई गेहूं और धान तो आप साल भर 2 साल तक स्टोरेज करते हैं। अगर आम इतना लाखों टन हो गया तो उसके बाद 5 दिन के बाद आम प्याज जैसे नासिक में फेंका जाता है। अभी भी आप अजीत जी बागवानों को जाकर पूछिए, हिंदुस्तान के बाग वाला बढ़िया से बढ़िया आम 40 रुपए से 50 रुपए के बीच में बिकता है, उसका खर्च नहीं निकलता। और अगर उसको इससे भी ज्यादा बढ़ा दिया तो उसी का दाम भी वही हालत हो जाएगी उसके दाम की। और उसकी पता नहीं कहाँ से तर्क घड़ लेते हैं वहां वो। भरत जी माफ कीजिए, मेरे निकट मित्र हैं, मैं उनका आदर भी करता हूँ, पहाड़ में जाकर बैठ गए, ना उन्हें आम उगाने का पता ना भाव का पता, कहां से ये थोथा तर्क ढूंढ कर लाए। मैं तो इसका घोर प्रतिवाद करता हूं, और ये बिल्कुल अनावश्यक तर्क है और बिना सोचा समझा तर्क है। मैं इसको नहीं स्वीकार करता। चलिए, तो सोमपाल जी आखिरी कमेंट आपसे कि आप इसका मतलब, आप लगातार जो आपने शनिवार को दैनिक हिंदुस्तान में लेख भी लिखा और लगातार 1 साल से आप बोलते रहे, मुखर रहे मुझसे भी और भी जगह, कि एमएसपी को सरकार एमएसपी की मांग पर विचार करे, एमएसपी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर विचार करे, और किसानों की ये मांग वाजिब है, यही मान लिया जाए, लबोलू आप यही है, और इससे देश के किसानों की स्थिति सुधरेगी, जो 1975 का गेहूं 1200-1400 में बेचते हैं, बाजार के हवाले होते हैं, औने पौने में फसलें बेचते हैं। एक बात और कह दूं अजीत जी, कि न केवल इससे किसान की दशा सुधरेगी, जो मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कुछ टिप्पणियां की थी उनको दोबारा आपके सामने दोहराना चाहूंगा। इससे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि विनिर्मित उत्पादों और सेवा के क्षेत्रों के जो उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़ेगी। जब ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति अधिक होगी, उनकी मांग बढ़ेगी, उनका उत्पादन बढ़ेगा, उसमें रोजगार बढ़ेगा, लोग उसके निर्यात में, उसके भंडारण में, उसके प्रसंस्करण में लगेंगे, और दूसरी चीजों की मांग बढ़ने से
औद्योगिक उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का सुधार होगा। अकेले किसान पर दया करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था को उसका समग्र और समेकित लाभ होने वाला है। इसी दृष्टि से उसको देखा जाना चाहिए। इस समग्र दृष्टि से नहीं देखने का ही ये परिणाम है कि ये आंशिक और आधे अधूरे सवाल और इस तरह के हव्वे खड़े किए जाते हैं और सुझाव दे दिए जाते हैं। आप जो नीति निर्माणक हैं, एक दिन आप मेरा उनसे समय नियुक्त करा दीजिए, 2 दिन में 2 घंटे में सारा चिट्ठा लिखा जाएगा। परंतु जिस बात का अभाव है वह है नियत का और आरोपों का, जैसे कि किसानों के भी विरुद्ध लगाए, कभी उनको आतंकवादी संगठनों का समर्थन हासिल होने की बात कही गई, कभी विदेशी ताकतों का, कभी देश विरोधी ताकतों का और कभी-कभी राजनीतिक दलों का। और किसानों से मैं फिर पुनः सवाल करना चाहता हूं कि उन्हें जो विपक्ष जीभ लपलपा रहा है इस विरोध का लाभ उठाने का, आप तो रोज जा रहे हैं ना धरातल के ऊपर, रोज इंटरव्यू लेते हैं, तो वो इन विपक्षी दलों से भी क्यों नहीं ये वचन ले लेते कि यदि उनकी सरकार आएगी तो वो उसी दिन पहले सत्र में इसकी गारंटी करेंगे। मुझे अभी एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र लिखने का अवसर दिया गया, मेरे से पूछा गया था, उसमें मैंने कहा है कि यदि हमारी सरकार आती है तो, और नहीं आती है तो पहले ही सत्र में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम ये प्रस्ताव लाएंगे कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। और ये संभव है, व्यावहारिक है, संसाधनों में संभव है और न केवल किसान के लिए हितकारी है बल्कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए और उसको सशक्त बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी उपाय सिद्ध होगा। ये मेरी मान्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमपाल जी। ये थे कृषि मंत्री सोमपाल जी, नीति आयोग के सदस्य रहे और दशकों तक कृषि से जुड़े विषयों पर लिखते, पढ़ते, बोलते रहे। सही आपने कहा, एक होता है शहरों में आप रहते हैं, आपको खेती किसानी के बारे में ज्यादा पता नहीं, बल्कि कई बार मक्के और बाजरे का अगर हाथ में फली रख दिया जाए तो शायद ये भी ना बता पाए कि मक्का क्या है, बाजरा क्या है, लेकिन वो कृषि के अर्थशास्त्री हैं। सोमपाल जी जमीन से भी जुड़े हैं और खेती किसानी को करीब से जानते हैं। उन्होंने जो कहा, उम्मीद है आपने समझा होगा। हमारा मकसद यही है कि एमएसपी के अलग अलग पहलू सामने आए, क्योंकि बीते 11 दिनों से, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कानून वापसी का ऐलान किया, तब से, जब से किसान ने कहा कि हम तब नहीं लौटेंगे तब तक जब तक एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दी जाएगी, तब से लगातार एक काउंटर नैरेटिव अखबारों में, चैनलों में समझाया, बताया, बढ़ाया जा रहा है कि एमएसपी मुमकिन नहीं है, देश को कितना नुकसान होगा, देश पीछे चला जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाएगी। उन सारे सवालों का जवाब सोमपाल जी ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमपाल जी। फिर मुलाकात होगी। दर्शकों को से अपील करूंगा कि लगातार आप ऐसे लोगों को सुनते, पढ़ते, समझते रहें, इससे आपकी समझ का विस्तार होगा। नमस्कार।